साथियों नमस्कार। मैं प्रवीण सिंह कुशवाहा आज फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक, एक नए तथ्य लेकर के। और आज का जो प्रकरण है, टॉपिक है, वो है पुरुषार्थ के संदर्भ में, पुरुषत्व के संदर्भ में। ये शब्द आप लोगों के लिए नया नहीं है, आप लोगों ने इस शब्द को कई बार सुना होगा। ये सामान्य शब्द हैं जो हमें प्रायः सुनने के लिए मिलते हैं, लेकिन क्या इसके वास्तविक अर्थ को हम लोग जानते हैं? पुरुषत्व क्या है, पुरुषार्थ क्या है? इन शब्दों का, पुरुषार्थ का संबंध, पुरुषत्व का संदर्भ पुल्लिंग से कितना है, यानी कि पुरुष से कितना है? क्या इसका संदर्भ महिलाओं के संदर्भ में भी है, महिलाओं से भी जुड़ता है क्या? या इसके तथ्य क्या है? किन चीज़ों को मिला करके पुरुषार्थ बनता है, और वो चीज़ें क्या पुरुषों में होती हैं या महिलाओं में भी होती हैं या थर्ड जेंडर में भी होती हैं? हम इसी के संदर्भ में आज बात करने वाले हैं। मुझे लगता है आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी रोचक भी होगा, काफ़ी सीखने के लिए भी मिलेगा। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं पुरुषार्थ के संदर्भ में। हम लोग जब बात करते हैं पुरुषार्थ की, तो हम लोग इस बात को समझते हैं कि पुरुषार्थ पुरुषों से संबंधित है। हम लोग दो बातों को लेकर के चलते हैं, एक पुल्लिंग, एक स्त्रीलिंग, एक पुरुष, एक महिला। खैर, इसमें हम लोग एक तृतीय लिंग को बाहर ही छोड़ देते हैं, हम लोग उसको इसमें भी शामिल नहीं करते। खैर, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जो हम लोग तृतीय लिंग पे बात करेंगे और समाज में उसके औचित्य पे भी बात करेंगे। हम लोग वो सभी मुद्दों पे बात करेंगे जो आज के संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम बात करने वाले हैं पुरुषार्थ के संदर्भ में। हम लोगों ने पहले नारी एवं समाज, जो मेरा सीरीज चल रहा है, इसमें हम लोग कई तथ्यों पे बात की, जिसमें आपका पुरुषसत्ता भी रहा, नारीवाद भी रहा, और बहुत सारे प्रकरण पे हम लोगों ने बात किए। उस पुराने वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन आपको, इस डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मिल जाएंगे, आप लोग उससे भी पुराने वीडियो पे देख सकते हैं। चलिए हम लोग आते हैं आज के प्रकरण पे, टॉपिक पे, पुरुषत्व, पुरुषार्थ। हम लोग जब देखते हैं समाज में, तो दो श्रेणियां बनाई गई हैं, कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। कुछ वैसे लक्षण जो पुरुषों को आक्रामक, पुरुषों को गुस्से वाला, पुरुषों को निर्णय लेने वाला, पुरुषों को ताकतवर, पुरुषों को क्रोधित होने वाला, पुरुषों को चुनौतियों को सामना करने वाला, पुरुषों को किसी भी प्रकार के बाधाओं से अडिग नहीं होने वाला। तो ऐसे लक्षण हमें दिखाई देते हैं, तो हम लोग इस बात को कहते हैं कि ये पुरुषार्थ है इनमें, इसलिए ऐसा ये कर पा रहे हैं। ऐसा कई व्यक्तियों के बारे में हम लोग सुनते आ रहे हैं। और जब बात आती है पुरुषार्थ और पुरुषत्व की, तो इसमें एक और बातें आएंगी। तो फिर क्या नारीत्व, स्त्रीत्व भी होता है? तो अगर इस समाज ने अगर पुरुषत्व का विश्लेषण किया है, उसका कुछ प्रकृति को उन्होंने बताया है कि इस आधार पर ये पुरुषत्व माने जाएंगे, तो कुछ लक्षण महिलाओं को लेकर के भी होंगे जो उनको स्त्रीत्व के नाम से समझा जाए। तो हम लोग इस संदर्भ में देखते हैं कि महिलाओं को जिन शब्दों से सुशोभित किया गया है और जिन लक्षणों से सुशोभित किया गया है, उसको उन्होंने कहा है कोमल होना, मधुर व्यवहार, सहनशीलता, गुस्सा नहीं करने वाली, सौम्य। ये सभी चीज़ें से महिलाएं सुशोभित होती हैं। हम लोग समाज में या शैक्षिक क्षेत्र में हम लोग कई बार अध्ययन किए हैं कि महिलाओं का आंदोलन, महिलाओं ने नेत्री के रूप में, एक नेतृत्वकर्ता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे ही बातें हम लोगों ने पुरुषों के संदर्भ में भी सुना है, लेकिन ये जो
हम लोगों ने सुना है पुरुषों के संदर्भ में कहीं ज़्यादा है महिलाओं की तुलना में। कारण ये भी रहा है कि हम लोगों ने महिलाओं को उस स्तर पर उभरने का अवसर कम से कम दिए हैं, नहीं दिए हैं। इसलिए उन्होंने अपने इतने प्रतिरोध के बावजूद, इतने बाधाओं के बावजूद अगर अपने आप को इस स्तर पर ला के खड़ा कर दी हैं कि उनको आज इतिहास में याद किया जा रहा है, आज उनको इतिहास के रूप में हम लोग पढ़ते हैं, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। उन्होंने काफ़ी महान कार्य किए हैं। हम लोग अगर आज के संदर्भ में पुरुषत्व के संदर्भ में बात करेंगे तो बात करने के दौरान हम लोगों को एक और बातें समझनी होगी। जेंडर संवेदीकरण, लैंगिक संवेदीकरण, जेंडर सेंसलाइजेशन, इसको हम लोग पाठ्यक्रम में पुरुषत्व यानी कि मैस्कुलिनिटी और जिसको मैस्कुलिनिटीज पर बात करना क्यों जरूरी है। लड़के और पुरुष जिस समाज में रहते हैं या अपना कार्य करते हैं, उस समाज की पुरुषत्व मूलक मस्कुलिन उपेक्षाओं, उम्मीदों के अनुरूप जो पुरुष जेंडर अपनी भूमिकाओं में दिखाई देते हैं, उनके व्यवहार में दिखाई देते हैं और वे अपने पूर्वजों से, अपने बड़ों से, अपने समाज से उन्हीं चीज़ों को सीखते हैं। लड़के अपने बचपन से ही इस बारे में सीखना प्रारंभ कर देते हैं कि एक लड़का होने का मतलब क्या है। लड़का लड़कियों को खेलने के लिए अलग अलग प्रकार के खिलौने दिए जाते हैं। उन्हें देखकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग लैंगिकरण कर रहे हैं, हम लोग जेंडरिंग कर रहे हैं। ऐसी चीज़ों को जब देखते हैं तो ये समझ में आता है कि लड़कों को खेलने के लिए, क्योंकि लड़कों को ऐसा काम करना है तो वो ऐसे खिलौनों से खेलें जो उनमें पुरुषार्थ की भावना लाए। लड़कियां ऐसे खिलौनों से खेलें जिसमें नारीत्व, स्त्रीत्व की भावना आए। यहीं से शुरुआत होती है पुरुषत्व और स्त्रीत्व की। यहीं से भाव होता है पुरुषत्व और स्त्रीत्व का, और लड़के और लड़कियां इसी भाव को अपने बचपन से ही लेकर के चलना शुरू कर देती हैं। हम लोग पुरुषत्व के अर्थ को समझते हैं। पुरुषत्व अंग्रेजी के मैस्कुलिनिटी शब्द और पौरुष मैस्कुलिन से आया है, जिसका तात्पर्य पारंपरिक रूप से पुरुषों से संबंध गुणों और दिखावटपन, खास तौर पर ताकत और आक्रामकता को धारण करने से है। दूसरे शब्दों में पुरुषत्व प्राथमिक रूप से ऐसी विशेषताओं और गुणों से संबंध है जिन्हें सामाजिक रूप से परिभाषित और निर्मित किया जाता है। इस प्रकार किसी दिए गए समाज या संस्कृति में पुरुषत्व पुरुषों और लड़कों के अभिलक्षणों को संज्ञा दी गई है। जेंडर की तरह ही पुरुषत्व भी एक सामाजिक निर्मित है। इसका जैविक अभिलक्षणों से या लक्षणों से कोई संबंध नहीं है। अर्थात यह समाज ही है जो निर्धारित करता है कि पुरुषों और लड़कों को किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, किस तरह से व्यवहार करने चाहिए, किस तरह कार्य करने चाहिए, उनके पास कौन कौन सी अभिवृत्ति होने चाहिए, कौन कौन से गुण होने चाहिए, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। अतः पुरुषत्व पुरुषों की तरह से की जाने वाली सामाजिक आर्थिक उम्मीदों, अपेक्षाओं का एक ऐसा समुच्चय है जो आज्ञा देता है कि उन्हें कैसा दिखना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे कमाना चाहिए। ये सभी बातें शामिल होती हैं। किसी विशेष समाज से किसी दूसरे समाज में जाने पर पुरुषत्व में अंतर आ जाता है। उदाहरण के लिए इंग्लैंड में एक पुरुष से अपने पुरुषत्व को व्यक्त करने की उम्मीद जैसे की जाती है, वह उस उम्मीद से अलग हो सकती है जिस तरीके की उम्मीद किसी पुरुष से अपने पुरुषत्व को व्यक्त करने के लिए मिस्र या भारत में की जाती है। इस प्रकार समय और भूगोल के संदर्भ में पुरुषत्व एस्थेटिक भी नहीं होता है, और चूँकि अपनी जाति, वर्ग, निर्जातीयता, प्रजाति
और यहाँ तक कि यौन झुकाव में भी सभी पुरुष एक जैसे नहीं होते। अतः हम कह सकते हैं कि पुरुषत्व एक अखंड निर्मित नहीं हो सकता, इसलिए इसमें पुरुषत्व के रूप में संदर्भित करना पड़ता है कि पुरुषत्व क्षेत्र, जाति, प्रजाति, निर्जातीयता के आधार पर अलग अलग होते हैं। आर्थर ब्रिटेन की पुस्तक पे अध्ययन करके कमला भसीन ने 2004 में कहती हैं, पुरुषत्व हमेशा स्थानीय होता है और परिवर्तन के अधीन होता है। जो चीज़ परिवर्तित नहीं होती वह है पुरुष की शक्ति या पुरुष प्रधान विचारधारा का औचित्य बताना और उसे स्वाभाविक मानकर स्वीकार करते चलना। चलिए आइए अब पुरुषत्व से संबंधित विभिन्न पहलुओं तथा पुरुषत्व के विभिन्न रूपों के बारे में हम लोग देखते हैं। हम लोग पुरुषत्व को समझते हैं। पुरुषत्व की विपरीत निर्मित यानी स्त्रीत्व पर निगाह डाले बिना पुरुषत्व को नहीं समझा जा सकता है। हम कह सकते हैं कि एक महिला, एक लड़की वह है जो एक पुरुष, एक लड़का नहीं है, और हम इसका उल्टा भी कह सकते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि पुरुषवाचक विशेषताएं और गुण स्त्रीवाचक विशेषताओं और गुणों के विपरीत रूप होते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बात किया है कि पुरुषत्व और स्त्रीत्व दोनों का निर्धारण जीव वैज्ञानिक रूप से नहीं होता है, बल्कि ये सामाजिक निर्मित है। इस प्रकार लैंगिक पहचान सामाजिक आर्थिक रूप से निर्धारित की जाती है। आइए हम लोग पुरुषत्व और स्त्रीत्व यानी कि पुरुषवाचक और स्त्रीवाचक के कुछ विशेषताओं पर निगाह डालते हैं। पुरुषत्व के जो विशेषताएं होती हैं जिसे समाज ने निर्धारित किया है वो तार्किक, मजबूत, फुर्तीला, उदासीन, रूखा, आक्रामक, साहसी, हिंसक, रोबदार, घमंडी और स्वतंत्र हो सकता है। यह स्त्रीत्व के बारे में जो निर्धारित किया गया है वो इस प्रकार से है: भावुक, कमजोर, सुंदर, देख रेख करने वाली, पोषण करने वाली, संकोची, दयालु, सहनशील, निर्भर। ऐसे विशेषताएं से पुरुषत्व और स्त्रीत्व को सुशोभित किया गया है, जिसके कारण महिलाओं में बचपन से ही ये भाव आ जाती हैं कि हमें स्त्रीत्व को धारण करना है और ये सभी अभिलक्षण हमारे लिए जरूरी है। इसलिए उनके सामने कुछ चुनौतियां आती हैं और उसका सामना वो करने से डरती हैं। लेकिन जब हम लोग बात पुरुषत्व के मूल तत्व की जब करेंगे इसी में आगे, तो देखेंगे कि कई ऐसे पुरुष हैं जिन्होंने स्त्रीत्व को धारण किया है और कई ऐसे स्त्रियां हैं जिन्हें पुरुषत्व को धारण किया है। तो हम लोग आगे इसमें देखेंगे। हम लोगों ने भी जिन विशेषताओं को देखा समझा, उससे पुरुषत्व और स्त्रीत्व की विशेषताओं को सामाजिक संबंध के दायरे में ले जाते हैं तो हम पाते हैं कि अगर एक पुरुष से आक्रामक, नियंत्रणकर्ता और गर्म मिजाज होने की उम्मीद की जाती है, तो वहीं एक स्त्री से उम्मीद की जाती है कि वह विनम्र, कोमल, धैर्यवान और सीधी हो। इस प्रकार आप देखते हैं कि विशेषताओं के एक समुच्चय को कारगर होने के लिए यह जरूरी होगा कि विशेषताओं का दूसरा समुच्चय उन्हें स्वीकार करे। यानी अगर कोई व्यक्ति शासन करता है तो किसी ऐसे व्यक्ति को होना आवश्यक है जिस पर शासन किया जाए, और अगर एक श्रेष्ठ है तो दूसरे को निम्न होना ही चाहिए। ये विशेषताएं पुरुषत्व और नारीत्व को अलग अलग करती हैं। हम सोचें क्या होगा यदि इन पुरुषवाचक और स्त्रीवाचक यानी कि पुरुषत्व और नारीत्व रूढ़ प्रारूपों को, स्टेरियोटाइप्स की यथास्थिति का अनुसरण न किया जाए। उदाहरण के लिए अगर कोई लड़की गैर मानकीय व्यवहार करे तो उसे अधीन बनाने के लिए समाज द्वारा उसके साथ बहुत क्रूर बर्ताव किया जाता है। यहाँ तक कि उसके साथ हिंसा के चरम रूप जैसे बलात्कार या हत्या तक का बर्ताव किया जा सकता है। मान लीजिए
कि अगर किसी लड़के की रोने की प्रवृत्ति है या वह सौम्य है तो उसे कायर कहा जाएगा, और अगर कोई लड़की आक्रामक और प्रभावशाली है तो उसे अपमानजनक तरीके से गैर नारीत्व कहा जा सकता है, जो ये कहीं से उचित नहीं है। पुरुषत्व को समझने और उसे चुनौती देने का बुनियादी अर्थ हमारे समाज में श्रेणी तंत्रीय शक्ति संबंधों और व्यवस्थाओं पर विचार करना और उन पर सवाल उठाना है। पुरुषों और महिलाओं के बीच के अंतर प्रकृति के कारण होते हैं या शिक्षा और पालन पोषण के कारण होते हैं या दोनों के कारण होते हैं, इसे लेकर विशेषज्ञों में मत भिन्नता है। बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था से ही बच्चे ऐसे संदेश या संकेत प्राप्त करने लगते हैं जो उनके व्यक्तित्व को लड़कों और लड़कियों के रूप में ढालते हैं। इसके अलावा लैंगिकीकरण, जेंडरीकरण के एजेंट कहे जाने वाले बाहरी स्रोत भी होते हैं जो उन आदर्शों या मानकीय व्यवहारों या भूमिकाओं को उपलब्ध कराते हैं जिनकी किसी दिए गए समाज में प्रत्येक सदस्य से उम्मीद की जाती है। समाज में परिवार और मित्र, विद्यालयों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों जैसी शैक्षिक संस्थाएं, मीडिया, धर्म और अन्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाएं, ये सभी जेंडरीकरण के यानी कि करण के एजेंट हैं। ये क्रमशः अपनी संस्कृति और समाज में पुरुषों और लड़कों के लिए पुरुषत्व की निर्मितियों को आकार प्रदान करते रहते हैं। किसी दी गई स्थिति या घटना के संदर्भ में समाज लड़कों या लड़कियों से अलग अलग अभिवृत्तियों और व्यवहारिक प्रतिक्रियाओं की उम्मीद करता है, जिसे जेंडरीकृत सामाजिकरण को बढ़ावा मिलता है। हम लोग थोड़ा सा जेंडरीकृत सामाजिकरण की व्याख्या देख लेते हैं। जेंडरीकृत सामाजिकरण की व्याख्या लड़कों और लड़कियों के लिए उस वरीयता के रूप में की जा सकती है जो उन्हें अलग अलग तरीके से समाजीकृत करती है। लड़कों को पुरुषों की जेंडर भूमिकाओं और अपेक्षाओं का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है तथा लड़कियों से यह उम्मीद की जाती है कि वे स्त्रियों की ऐसी भूमिकाओं, व्यवहारों और कार्यों के अनुरूप रहें जो महिलाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। परिवार आमतौर पर बच्चों को जेंडरीकृत तरीके से सामाजिकृत करता है। परिवार बिना सोचे समझे और सांस्कृतिक रूप से अपेक्षित परिणामों के अनुसरण से ऐसा करता है। उदाहरण के लिए अधिकांश भारतीय घरों में लड़कों को बताया जाता है कि वे रोया ना करें क्योंकि यह काम तो लड़कियों का है। लड़के अगर किसी गुड़िया के साथ खेलना चाहें या अपने माथे पर एक बिंदी लगा लें या अपनी माँ अथवा बहन की तरह चूड़ी पहन लें तो उनका उपहास उड़ाया जाता है। यहाँ तक कि जीवन के बिल्कुल प्रारंभिक वर्षों से ही परिवार द्वारा लड़कों को पलटवार करने और बदला लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। किसी लड़ाई के दौरान मार खाने वाले पक्ष की तरफ होने या विपक्ष के सामने हार जाने की बजाय उन्हें पलटकर वार करना सिखाया जाता है। यह भी कि जीतने को प्रत्येक परिस्थिति के लक्ष्य के रूप में प्रोत्साहित किया जाता है ताकि चित्त पर प्रतिस्पर्धा की छाप पड़े और किसी भी कीमत पर जीत को हासिल किया जाए। पुरुषत्व को किसी व्यक्ति की आयु, धर्म, जाति, वर्ग, प्रजाति, नृजातीयता और लैंगिकता से भी आकार मिलता है। चूँकि पितृसत्ता, असमानता और श्रेणी तंत्रीय सामाजिक व्यवस्था को अस्थायित्व प्रदान करती है, यह पुरुषों को श्रेष्ठतर मानती है। ऐसे पुरुषों को महिलाओं की तुलना में और उन पर पुरुषों की तुलना में ऊंचा स्थान दिया जाता है जो अपनी पद, प्रतिष्ठा और हैसियत के कारण निम्नतर स्थिति में होते हैं। उच्च स्थान वाले ये पुरुष महिलाओं के साथ साथ उन पुरुषों को भी आदेश देते हैं और उन पर नियंत्रण रखते हैं जो पद, प्रतिष्ठा और हैसियत में नीचे होते हैं। इस अर्थ में पुरुषत्व की श्रेष्ठता को पितृसत्ता से भी समर्थन मिलता है, क्योंकि पुरुषत्व न सिर्फ पुरुषों और महिलाओं के बीच के संबंध को परिभाषित करता है बल्कि यह पुरुषों के बीच संबंध को भी परिभाषित करता है। यह देखा गया है कि अपने अधीनस्थों पर प्रमुखता बनाने के लिए
सार्वजनिक जीवन में महिलाएं भी कार्य करने या नेतृत्व करने के पुरुषत्व या पुरुषवाचक तरीकों का अनुसरण करती हैं, ताकि वे पुरुषों की तरह आक्रामकता और नियंत्रण दर्शा सकें। एक धारणा या परसेप्शन यह भी है कि महिलाएं शक्ति की व्यवस्था का पुरुषत्वीकरण किए बिना सफल नहीं हो सकती हैं। इससे यह सुझाव मिलता है कि हमें पुरुषत्व और स्त्रीत्व दोनों की अवधारणाएं समझनी पड़ेंगी और हमें इस तथ्य के प्रति भी सावधान रहना चाहिए कि ये निर्मितियां जीव वैज्ञानिक नहीं हैं, बल्कि ये चेतना की संरचनाएं हैं जो पुरुषों और महिलाओं दोनों में उपस्थित हो सकती हैं। अब हम लोग कुछ उदाहरण लेते हैं पुरुषत्व के संदर्भ में। और हमने जो बात कही थी कि पुरुषत्व ये सामाजिक संरचना है, सामाजिक अवधारणा है, सोशल परसेप्शन है, जो बचपन से ही निर्माण किया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है। अब ये बहुत पुरानी है। भारत में और कुछ और देशों में इसकी प्रभुसत्ता है जो इसे वो धारण करते हैं, लेकिन इसके विपरीत जो वास्तविक पुरुषत्व है वो महिलाओं में भी देखने को मिलता है। मैं कुछ नामों को बताऊंगा, आप समझ पाएंगे कि हाँ ऐसा आप जानते हैं। इसमें एक नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी का। आप देखते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी ने काफ़ी विपरीत परिस्थितियों में सरकारें चलाईं और पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान का बंटवारा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, देश में उन्हीं के पार्टी के बहुत सारे लोगों का विरोध होने के बावजूद सत्ता में वापसी, बहुत बड़ी बड़ी संगठनों के विरोध, साम्राज्यवादियों का विरोध जिसमें पीवी पर्स को उन्होंने बंद किया था। इसमें विपक्ष की भूमिका रही थी कि किसी भी प्रकार इंदिरा गांधी को हटा दिया जाए, लेकिन उन्होंने अपने साहस बल से पुरुषत्व का परिचय देते हुए बैंकों का राष्ट्रीयकरण, पीवी पर्स बंद करना, बहुत सारे भेदभाव को मिटाना, ये दिखाना कि महिलाएं किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं हैं, यह एक अच्छे उदाहरण है। उन्हीं के समकालीन एक महिला जिनका नाम आप अच्छी तरह से जानते हैं, किरण बेदी, IPS। आप जानते हैं कि उनमें भी पुरुषत्व की भाव थी और वो पुरुषत्व का भाव उन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाती है। हम लोगों ने भी फिलहाल कुछ साल पहले एक मूवी देखी थी और वो मूवी का नाम था दंगल। दंगल मूवी जो बनी थी वो वास्तविक जीवन पर आधारित थी। निष्कर्षतः हमें बात कह सकते हैं कि पुरुषार्थ एक गुण है, एक विशेषता है जो सेक्सुअलिटी या लिंग आधारित नहीं होती, बल्कि यह गुण पुरुषों में, महिलाओं में या तृतीय लिंग, थर्ड जेंडर में किसी में भी हो सकते हैं। यह गुण किसी लिंग की मोहताज नहीं है। चलिए तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।